15 स्टोक्स लॉ होल्ड्स गुड फॉर द बॉडीज ऑफ ऑल शेप्स, गलत जवाब। वजह यह है कि सिर्फ और सिर्फ स्फीयर के ऊपर अप्लाई करते हैं हुक्स लॉ को। विस्कस थ्रू नॉन विस्कस मीडियम, नहीं नॉन विस्कस मीडियम को नहीं, कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है। मोशन थ्रू वैक्यूम, नहीं वैक्यूम भी नहीं होता, थ्रू एनी फ्लूइड होता है। राइट आंसर इज मोशन थ्रू विस्कस मीडियम। कोई ना कोई विस्कस मीडियम से अगर कोई बॉडी मूव करती है तो फिर हम उसके ऊपर स्टोक्स लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये सारे तीन ऑप्शन गलत हो गए, चौथा ही सही है। Number 16, how many meters will a 20 किलोग्राम बॉल starting from rest falls freely in 1 second? ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल है, मास गिवन है। ठीक है, हमें वी आई गिवन है, वी आई हो गया स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और फॉल फ्रीली फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड तक मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जो है वो आप डेटा देख लो, डेटा के अंदर क्या क्या चीज़ है। रेस्ट वी आई आ गया और फिर हमारे पास टाइम आ गया और डिस्टेंस मालूम करना है। तो सेकेंड इक्वेशन एस बराबर होता है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी आई यानी कि इनिशियल लॉसिटी, टी आ गया टाइम क्योंकि टाइम हमें गिवन है, और फिर प्लस आता है 1/2 ए टी स्क्वायर, 1/2 तो कांस्टेंट है और बाकी एक्सेलरेशन, और साथ में आता है टी का स्क्वायर। बस हमें वैल्यूज पुट करनी है। जब बॉडी ऊपर से नीचे मूव कर रही है तो 9.8 आएगा, वी आई 0 के बराबर है, यहाँ पे आ जाएगा 0 इंटू टी। टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 1 सेकेंड, तो यहाँ पे सीधा सीधा आ जाएगा टी की जगह पे 1, फिर आ जाएगा 1/2, 1/2 खुद बराबर होता है 0.5 के, तो ये हो गया 0.5। फिर आ गई वैल्यू ऑफ ए एक्सेलरेशन, ऊपर से नीचे आते हुए एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन होता है 9.8, और फाइनली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टी के स्क्वायर की, और टी क्योंकि 1 है तो 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो बराबर आ जाएगा 1 के, यानी कि सीधा सीधा हमारे पास आएगा 9.8 इंटू 0.5। ये वैल्यू 0 हो गई, 1 से मल्टीप्लाई होने का कोई फ़ायदा नहीं है, वही आएगा आंसर। तो 9.8 इंटू 0.5 ये हो जाएगा 4.9 मीटर्स। नंबर 5, एक 1 किलोग्राम का स्टोन है और वो फ्रीली गिर रहा है 10 मीटर की हाइट से, स्ट्राइक द ग्राउंड विद वेलोसिटी ऑफ, फाइनल वेलोसिटी पता करनी है और डिस्टेंस हमें पता है। तो डेटा के मुताबिक हम इस्तेमाल करेंगे हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखा जाए तो जो स्टोन है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो 9.8 होगा। हाइट यानी कि डिस्टेंस हमें गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता होती है कि जब ड्रॉप किया जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और हमें फाइनल करना है वी एफ। ठीक है ना, तो हमें इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, पहले वैल्यूज पुट कर देते हैं फिर आखिर में रीअरेंज कर लेंगे। तो ये 196 आया है वी एफ का स्क्वायर, और हमें मालूम करनी है वी एफ की वैल्यू। तो वी एफ की वैल्यू मालूम करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना होगा। तो वी एफ बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 196, और जैसे ही हम 196 का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो क्लियरली हमें पता लग जाएगा 196 का स्क्वायर रूट होता है 14। सो सही आंसर है पहला वाला 14 मीटर पर सेकेंड। 14, the acceleration of a body moving down a frictionless plane inclines at 30 डिग्री will be, एक incline plane है, frictionless है और उस पे 30 डिग्री उसका एंगल है, उसके ऊपर एक बॉडी स्लाइड डाउन कर रही है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा। याद रखिए जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं फॉर फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन वो खुद बराबर होता है जी साइन थीटा के। ठीक है, यानी कि हमें वैल्यू ऑफ जी चाहिए और हमें एंगल चाहिए। तो वैल्यू ऑफ जी तो खैर पता ही होती है, तो वही वाली पुट करनी है, यानी कि 9.8, और बाकी हमें एंगल गिवन होना चाहिए था, तो एंगल गिवन है, यानी कि हमें वैल्यू चाहिए 9.8 इंटू साइन 30 की। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम साइन 30 की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 30 खुद बराबर होता है 0.5 के, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 9.8 इंटू 0.5, 9.8 इंटू 0.5 ये खुद बराबर होता है 4.9 के। 9.8 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.9 आएगा। सो राइट आंसर इज 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। The property of fluids due to which they resist their flow is called, मतलब fluids की वो property जिससे वो resist करते हैं अपने flow में बहने में, resistance देते हैं, मज़ाहमत करते हैं, रुकावट पेश करते हैं, तो property क्या कहलाती है। तो याद रखिए वो property कहलाती है viscosity।
ठीक है। विस्कोसिटी यानी कि जो विस्कस होते हैं, जो फ्लूइड ज़्यादा विस्कस होते हैं उनको फ्लो करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। लाइक हनी, हनी जो है शहद, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करता है, रोकता है, मज़ाहमत पेश करता है फ्लो के लिए। जबकि अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से आप कंफ्यूज हो रहे हो तो याद रखो वो रेशियो होता है बिटवीन लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। बाकी टर्मिनल वेलोसिटी के से ताल्लुक नहीं है, वो एक वेलोसिटी है, प्रॉपर्टी नहीं है। और दूसरी बात ये कि स्टैटिक फ्रिक्शन भी एक डिफरेंट केस है। सो विस्कोसिटी ही करेक्ट आंसर है। A helicopter weighing 3920 Newton is moving up with a constant speed of 4 मीटर पर सेकेंड. The force on the helicopter is, फोर्स कितनी होगी हेलीकॉप्टर के ऊपर, अगर वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और उसका वेट गिवन है तो याद रखिए जो फोर्स अप्लाई करता है इंजन, वो अप्लाई करता है F इज इक्वल टू W प्लस एम ए। यानी कि वेट को तो उसने बैलेंस करना ही होता है पहले इंजन ने, और फिर जो एक्स्ट्रा फोर्स वो अप्लाई करता है उससे प्रोड्यूस होती है उसके अंदर एक्सेलरेशन। जब भी हेलीकॉप्टर फोर्स अप्लाई करेगा तो पहले तो फोर्स अप्लाई करके वेट को बैलेंस करेगा और बाकी जो एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा उससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। फिलहाल लिखा हुआ है कि स्पीड कांस्टेंट है, तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब m के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा ज़ीरो। और अगर यहाँ पे लिखा हुआ है m मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो तो ज़ीरो ही हो गया, जाहिर सी बात है। तो सिर्फ और सिर्फ फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, फोर्स बराबर आ जाएगी वेट के। यानी कि अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करनी है तो वो वेट के बराबर है, और वेट कितना है, वेट है 3920 न्यूटन। दैट्स वाई फोर्स हेलीकॉप्टर पर होगी 3920 न्यूटन। नंबर टू, इफ द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज ऑफ अ बॉडी आर द सेम, अगर किसी बॉडी की एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज सेम है, इक्वल है, द बॉडी विल मूव विद, तो क्या बॉडी कैसे मूव करेगी, तो इसका आंसर है बॉडी मूव करेगी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है तो फिर उसका एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों बराबर होते हैं, ठीक है ना, यानी कि वो चेंज नहीं हो सकते, ये बात कंफर्म है। अगर एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज बराबर हैं देन इसका मतलब ये है कि वो जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। नंबर सिक्स, अ बॉडी फॉल्स फ्रीली, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 2 सेकेंड, क्या होगा 2 सेकेंड में उसका कवर किया गया डिस्टेंस। अगर एक बॉडी गिर रही हो, फ्री फॉल मोशन में हो, तो याद रखिए हमें टाइम गिवन है और वी आई तो हमें पता होता है फ्रीली फॉलिंग के अंदर हम यूज़ कर लेते हैं, और हमें डिस्टेंस मेजर करना है। तो सेकेंड इक्वेशन जो है वो राइट चॉइस होगी। एस इज इक्वल टू वी आई टी, वी आई का मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कराना है किससे, उसको मल्टीप्लाई कराना है टाइम से। और क्या होती है नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू होती है 1/2 प्लस 1/2, यहाँ पर आ जाएगा, और फिर साथ में आ जाएगा क्योंकि वो बॉडी गिर रही है तो यहाँ पर आ जाएगा जी टी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर बात क्या हुई, यहाँ पे बात क्लियर है कि हमें डिस्टेंस मालूम करना है। वी आई कितना होता है, वी आई होता है ज़ीरो। जब भी कोई बॉडी गिरेगी ड्रॉप किया जाएगा तो वी आई ज़ीरो होगा, और अगर वी आई ज़ीरो होगा तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा फैक्टर जो है बराबर हो जाएगा ज़ीरो के। यानी कि एस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 1/2 जी टी स्क्वायर। सो इन दिस केस 1/2 और साथ में आ गई वैल्यू ऑफ जी, तो वैल्यू ऑफ जी हम सॉल्व करेंगे 9.8 होती है। ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे हैं, फ्रीली फॉलिंग है, तो इसका मतलब प्लस का 9.8, और फिर आ जाएगा टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर हो गया यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। सो यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल, आंसर आएगा 2, एंड देन 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8, आंसर आ जाएगा 19.6 मीटर। सो याद रखिए अगर कोई बॉडी गिरती है, फ्रीली फॉल करती है, तो जो डिस्टेंस कवर करती है वो इन 2 सेकेंड वो होता है 19.6 मीटर्स के बराबर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, डेफिनेशन है ये तो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज फोर्स, ठीक है ना। फोर्स की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसकी मदद से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव भी करते हैं। तो एक आसान सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इफ एफ बी द लिमिटिंग फ्रिक्शन, आर इज द नॉर्मल रिएक्शन, देन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू इज, ये भी एक सिंपल सी बात है। जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है यानी कि म्यू, उसकी डेफिनेशन ही ये है, द रेशो बिटवीन लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। अगर हम रेशो मालूम करें दो चीज़ों का, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का नॉर्मल रिएक्शन के साथ, तो उसी को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो वो हमें ये क्लियर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है,
एफ और आर के दरमियान का रेशो ही कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजिंग, एक बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज। तो याद रखनी है बात, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है तो एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो याद रखो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव में आती है। नाउ अब उसको कंपेयर कर रहे हैं कि भाई अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो क्या डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की, तो मैंने आपको बता दिया अपोजिट डायरेक्शन होगी। फर्स्ट ऑप्शन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, नहीं, ऐसा तब होता है जब इंक्रीज हो रही हो, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। करेक्ट ऑप्शन यही है। और वैसे इसमें सिर्फ ये दो ही ऑप्शन है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा, और अगर कम हो रही है तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। Last, kinetic friction is always greater than static friction, equal to static friction, less than static friction और जीरो। तो याद रखो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उन बॉडीज में जो कि रुकी हुई है, काइनेटिक फ्रिक्शन मूविंग बॉडीज में होता है, और मूविंग बॉडीज में जो फ्रिक्शन है वो हमेशा कम ही होता है रुकी हुई बॉडीज के लिहाज से। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो 2017 का पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक बस जिसका वेट गिवन है 30,000 न्यूटन और वो मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड। सो इट्स एक्सेलरेशन इज, तो क्या होगा उसका एक्सेलरेशन। देखो यहाँ पर हमें एक बस का वेट गिवन है 30,000 न्यूटन और वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ और वो है 14 मीटर पर सेकेंड। हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। सो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सही है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से कितना फर्क आ रहा है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो भाई चाहे वो 14 हो कि 1400 हो, एक्सेलरेशन बराबर होता है ज़ीरो के। ठीक है ना, तो वेट वगैरह को तो देखना ही नहीं है, वेट कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे गिवन है। बस ये कि आपको क्लियरली बता दिया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो चाहे वो जितनी ही क्यों ना हो, एक्सेलरेशन याद रखना है ज़ीरो ही होता है। नंबर 17, स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल टू द, स्टोक्स लॉ चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है, फ्रिक्शन का टॉपिक में आया था, तो वो किस पर एप्लीकेबल है। बॉडी इज रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, बॉडी इज मूविंग थ्रू द विस्कस मीडियम, मूविंग बॉडीज थ्रू द नॉन विस्कस मीडियम, या मूविंग बॉडीज थ्रू वैक्यूम। सो उसका सही आंसर है मूविंग बॉडीज थ्रू द विस्कस मीडियम। स्टोक्स लॉ सिर्फ उन्हीं बॉडीज के ऊपर अप्लाई होता है जो कि मूव कर रही होती हैं विस्कस मीडियम से। एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड विद टर्मिनल वेलोसिटी, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। देखो टर्मिनल वेलोसिटी से मुराद क्या है, वो डेफिनेशन है कि अगर किसी बॉडी को फ्लूइड में वो बॉडी मूव करती है तो एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी वेलोसिटी जब, अच्छा कब आता है ऐसा वक्त, जब जो ड्रैग फोर्स है वो वेट बैलेंस कर ले, ठीक है, दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएं तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करने लगती है नीचे की तरफ। तो जाहिर सी बात है टर्मिनल वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड विद टर्मिनल वेलोसिटी, तो उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। जब एक्चुअली एक नाम दे रहे हैं तो ना वो इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, ये भी एक टेक्निक है याद रखने की। क्वेश्चन नंबर 4, इफ एफ बी द लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है एंड आर द नॉर्मल रिएक्शन, ये जो कैपिटल आर है ये नॉर्मल रिएक्शन है, देन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि म्यू है वो किसके बराबर होगा। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है म्यू बराबर होता है, और उसकी डेफिनेशन भी ये है, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज द रेशियो बिटवीन लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो रेशियो होता है वो म्यू के बराबर होता है। सो फर्स्ट आंसर ही सही है जिसमें म्यू बराबर है रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है। नंबर 16, इफ द टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है उसको क्या कहते हैं। तो याद रखिए टाइम बहुत कम होता है यानी कि ना होने के बराबर का ना, जिसे एक लम्हा कहते हैं, लम्हे को कहते हैं इंस्टेंट, और ऐसा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, और यही अगर चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है या पोजीशन होता तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता, बट इन दिस केस राइट आंसर इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।